नमस्कार, आई एम विपुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू केमिस्ट्री बाय विपुल, जहां पर हम नीट और जेई को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में हम फर्स्ट चैप्टर अपना 11th क्लास का पढ़ रहे थे और आज फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम मेनली दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एक होगा हमारा मिक्सिंग के ऊपर, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर, और दूसरा होगा हमारा किसके ऊपर, ऑडियोमेट्री के ऊपर, है ना, या इडियोमेट्री, जो भी है। तो ये हमारा टॉपिक होगा, इजी सा छोटा सा टॉपिक होगा, मतलब लेक्चर होगा। चलिए बिना टाइम खराब करते स्टार्ट करते हैं आज के क्लास विद अ मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसके अंदर लिखा है, इट्स नेवर टू लेट फॉर अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। कभी भी हम लेट नहीं होते अगर हमें अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी होती है। बेटा, हमें कभी ना कभी तो लाइफ को शुरू करना ही पड़ेगा, और अगर हम कभी भी लाइफ को शुरू करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना कि मैं लेट हो गया। ठीक है, हमें अपने इस बात के ऊपर रहना है कि अगर मैंने अब भी नहीं करा तो और लेट होता चला जाएगा। जैसे कोई अगर बच्चे जैसे मैं से पूछते हैं कि सर क्या अब मेरा, जैसे अब सितंबर मिड आ चुका है, मिड सितंबर के आसपास हो चुका है, तो मिड सितंबर में पूछ रहा क्या सर अभी करेंगे तो हमारा ये जनवरी वाला या फेब वाला जेई का अटेम्प्ट क्लियर हो सकता है। तो भाई अगर तुम अभी नहीं करोगे तो आगे और लेट होते चले जाओगे, आपके पास टाइम में पीछे जाने का ऑप्शन ही नहीं है। अभी कर लो, नहीं तो आगे करना पड़ेगा, वरना कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। तो कभी भी हम लेट नहीं है नए स्टार्ट करने से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है, और जब भी स्टार्ट करोगे वही आपकी बढ़िया सी बिगनिंग होगी। इसी पॉजिटिव कोट के साथ करते हैं क्लास स्टार्ट। लिखा है जब, अच्छा टॉपिक क्या था, है ना, तो सबसे पहले तो टॉपिक ही समझो, है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन ये जो टॉपिक है, इसके अंदर हमें पढ़ते हैं जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं तो हमें जो नया सॉल्यूशन मिलता है वो कैसे बिहेव करता है। अगर हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं तो दो तरीके से हो सकते हैं। टाइप्स कितने हो सकते हैं इसके, 2 टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहला टाइप हो सकता है हम नॉन रिएक्टेड सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे। जब हम दो ऐसी चीजों को मिक्स करेंगे जो आपस में रिएक्ट ना करें, एक तो ये होगा, और दूसरा होगा रिएक्टिव सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करेंगे। रिएक्टिव सब्सटेंसेस को मिक्स करने वाला केस हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज तक इसके ऊपर कोई खास ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि मैं करवाऊं इसको। नॉन रिएक्टेड के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो नॉन रिएक्टिव के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे दो चीजों को मिक्स करेंगे जिनको अगर हम मिला दें तो वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। इसी टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन सोल्यूट आर सेम। लिखा हुआ था व्हेन सोल्यूट आर सेम, इसका मतलब ये है कि हमने दो ऐसी चीजों को मिक्स करा है, ए और बी, इनके अंदर सोल्यूट सेम है, इसके अंदर भी सोल्यूट वही है, इसके अंदर भी सोल्यूट वही है। अब सोल्यूट सेम होगा तो भी वो आपस में नॉन रिएक्टिव होगा। अगर डिफरेंट सोल्यूट होंगे और नॉन रिएक्टिव होंगे तब भी यही वाला केस बनेगा। तो हम पढ़ रहे हैं व्हेन सोल्यूट आर सेम या फिर व्हेन सोल्यूट्स आर नॉन रिएक्टिव। हमें निकालना था कि जब हमने एक पानी का गिलास ये है, पानी का मतलब एक सॉल्यूशन का गिलास ये है और दूसरा गिलास ये है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो नया जो सॉल्यूशन बनेगा, जो मिक्स करने के बाद नया सॉल्यूशन बना है, उसकी मोलैरिटी क्या होगी, उसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो मोलैरिटी सिंपल है भाई। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना। ये एग्जाम में कई बार क्या नाम है इनडायरेक्टली पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। भाई मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब होता है बेटा मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लो मेरे पास एक गिलास ये है, दूसरा गिलास ये है, 2 गिलास हो गए। अगर मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, आपस में मिला दिया और तीसरा गिलास बना दिया, और जो तीसरा गिलास है भाई ये इन दोनों को मिक्स करके बनाए, तो टोटल मोल्स कितने आएंगे सोल्यूट के। तो आपने कहा सर जितने मोल्स इसके पास होंगे जमा में, जितने मोल्स इसके पास होंगे
इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूंगा, दोनों मोल्स को मैं मिक्स कर दूंगा, तो इसके अंदर के क्या मिल जाएंगे बेटा, मोल्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? दोनों के अगर इसके मोल्स निकाल लूं और इसके मोल्स निकाल लूं, तो इन दोनों के मोल्स जमा करूंगा तो मेरे को जो सॉल्यूशन बनेगा, तीसरा सॉल्यूशन जो बनेगा, उसके मोल्स के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, तो आपने कहा सर देखो इसके अंदर मोल्स निकालो, फर्स्ट वाले केस के मोल निकालो। मैंने कहा भाई फर्स्ट वाले केस के मोल या तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन होंगे या फिर मेरे को निकालने होंगे। अगर मेरे को गिवन नहीं है तो कैसे निकालूंगा? तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको दो चीजें मेंशन होती हैं, मोलैरिटी और वॉल्यूम। इसके अंदर भी आपको क्या दिया हुआ होगा, मोलैरिटी और वॉल्यूम। इस फर्स्ट वाले की मोलैरिटी M1 मान लो और वॉल्यूम इसकी V1 मान लो। सेकंड वाले की मोलैरिटी M2 मान लो और उसकी वॉल्यूम V2 मान लो। ठीक है। अब भाई देखो फर्स्ट वाले केस की बात करूं तो M इज इक्वल टू N1 अपॉन V1। तो अगर मेरे को N1 निकालना होगा तो किसके बराबर आएगा, M1 V1 के। तो फर्स्ट वाले केस के जो मोल्स होंगे वो किसके बराबर आएंगे बेटा, M1 V1 के। ऐसे ही सेकंड वाले केस के अंदर M2 की वैल्यू क्या आएगी, N2 बाई V2। यहां से अगर मैं N2 की वैल्यू निकालूंगा किसके बराबर आएगी, M2 V2। तो दोनों के मोल्स सम करेंगे तो N1 प्लस में N2 अपॉन में वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की, तो आपने कहा सर देखो इसकी जितनी वॉल्यूम है जमा इसकी वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम्स को सम कर दो। मैंने कहा इसका मतलब तो आप ये कह रहे हो V1 प्लस V2। आपने कहा बिल्कुल सर। अब भाई देखो N1 क्या किसके बराबर है, M1 V1। N2 किसके बराबर है, M2 V2। और नीचे क्या आ गया, V1 प्लस V2। इजी सी डेरिवेशन है। डेरिवेशन तो क्या, बस ये हमने फॉर्मूला कैसे बनाया इसके बारे में बात कर रखी है। तो अगर मैं इन सबको हटा करके इन सबको हटाऊं और इसकी जगह पर एक सिंपल सीधी सी बात लिखूं, ज्यादातर टीचर आपको फॉर्मूले के नाम पर यही कराते हैं। गलत नहीं है, वो भी ठीक है भाई, क्योंकि एग्जाम में तो डायरेक्टली फॉर्मूला आता है। बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया, कोई इसका कुछ खास औचित्य नहीं है कि भाई ये नहीं समझ में आया तो कुछ भी नहीं आएगा। फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है। अब देखो ये था मोलैरिटी के बराबर, ये मोलैरिटी कौन सी थी, फाइनल। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ फाइनल मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर तीन चीजों को मिक्स करते, तीनों नॉन रिएक्टेड होती, तो M3 V3 भी आ जाता। तो फाइनल मोलैरिटी और वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं भाई हम। और अगर आपको फॉर्मूला करना है तो ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो, कौन सा भाई, फाइनल मोलैरिटी इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V2। देखो ये लिखा फाइनल मोलैरिटी टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम के बराबर आएगी, जो कि M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में V1 प्लस V2 के बराबर आएगी। उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आया होगा कि फॉर्मूला कहां से आया। अगर समझ में आया तो एक छोटा सा पिद्दी सा एग्जांपल है, 50 ml, यानी कि आपको V1 दे दिया 50 ml, M1 दे दिया आपको कितना 0.2 मोलर, मिक्स करा गया है किसके अंदर बेटा, और क्या दे दिया आपको, V2 दे दिया 50 ml और M1 दे दिया आपको 0.3 मोलर। मोलर क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है बेटा। देखो मोलैरिटी M1 V1, M1 कितना था, तो M1 था सर 0.2, V1 कितना था, तो 50 गुना में 10 की पावर -3, क्योंकि बेटा लीटर में लेते हैं, वॉल्यूम हमेशा किस में आएगी, लीटर में आएगी, है ना। हाँ तो ये हमने M1 V1 कर लिया, प्लस में M2 V2 कर लेंगे, 0.3 इंटू 50 गुना में 10 की पावर -3 अपॉन में दोनों वॉल्यूम को सम करेंगे, यानी कि ये हो गया भाई 50 गुना 10 की पावर -3 जमा 50 गुना 10 की पावर -3। मैं यहाँ पे 10 की पावर इतना ज्यादा मुश्किल इसलिए कर रहा हूँ, 10 की पावर 3 बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये इस तरीके की कैलकुलेशन एग्जाम में आपको जानबूझ करके दी जाती है ताकि आप कंफ्यूज हो और आप गलती करो। ये बहुत ईजी है भाई, ऊपर से देखोगे, देखो भाई 0 से ये डेसिमल हट गया तो ये आ गया 10 इंटू 10 की पावर -3 जमा में ये आ गया बेटा 1.5
है ना, 15 आ गया ये, है ना। तो 15 इंटू 10 की पावर -3, और नीचे क्या बच गया भाई, दोनों जगह से ये आ गया 100 इंटू 10 की पावर -3। सिंपल। अब देखो यहाँ नीचे क्या बच गया, नीचे तो बच गया 10 की पावर -1, ऊपर क्या रह गया 10 की पावर -3 कॉमन आ जाए तो 15 और 10 25 गुना 10 की पावर -3 अपॉन में 10 की पावर -1, ये ऊपर जाकर के 10 बन जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 25 इंटू 10 की पावर -2। ये आ गई आपकी फाइनल मोलैरिटी। कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, कैलकुलेशन भी नहीं है, साइंस का काम था, मतलब केमिस्ट्री का काम था भाई। आपने ये लिख लिया और आपको पता चल गया कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। केमिस्ट्री होती है यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके आगे मैं जितना मर्जी टाइम लगा सकता हूँ भाई, वो डिपेंड करता है कि मेरी कैलकुलेशन कैसी। आपको कितना टाइम लगाना है ये डिपेंड करेगा कि आपकी कैलकुलेशन कैसी। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि जिसके नंबर आपसे कम आ रखे हो उसे कुछ नहीं आता, ये भी तो हो सकता है उसकी कैलकुलेशन खराब हो मेरी तरह। चलो इसी के साथ आगे पढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक, डाइल्यूशन इफेक्ट। ये भी सेम ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है। क्या, देखो भाई हम पढ़ रहे हैं डाइल्यूशन इफेक्ट। डाइल्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन था, उसके अंदर हमने वाटर ऐड कर दिया, H2O अपनी तरफ से हमने ऐड कर दिया, खाली H2O ऐड करा है, यहाँ पर कोई भी सोल्यूट नहीं था। याद रखना कोई भी सोल्यूट नहीं है, नो सोल्यूट, है ना, यहाँ लिख ही लो, नो सोल्यूट, कोई सोल्यूट नहीं है, सिर्फ पानी ऐड कर रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा था जब दो चीजों को मिक्स करते हैं तो फाइनल मोलैरिटी आती है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में V1 प्लस V2। यही पढ़ा था, यस सर यही पढ़ा था। तो बेटा यही निकालना था फाइनल मोलैरिटी डाइल्यूशन के बाद। तो M1V1 तो आपको गिवन होगी, लेकिन M2V2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों सर वैल्यू 0 क्यों जाएगी? क्योंकि बेटा मोलैरिटी किसकी आती है, सोल्यूट के लिए निकालते हैं। जब सोल्यूट ही नहीं है तो M की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। जब सोल्यूट था ही नहीं तो मोलैरिटी किस बात की। अगर मोलैरिटी नहीं है तो 0 को किसी भी नंबर V2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका 0 ही आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि डाइल्यूशन करने पर जो फाइनल मोलैरिटी आती है वो आती है M1V1 अपॉन में V1 प्लस V2। वाटर की वॉल्यूम तो कुछ ना कुछ होगी ना बेटा, वॉल्यूम है लेकिन सोल्यूट नहीं है। इसी को टीचर क्या करके बोलते हैं भाई, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। यही बताते हैं फॉर्मूला, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। कैसे बताते हैं भाई, देखो फाइनल को मैं 2 ले लूं, अब फाइनल को मैंने 2 ले लिया तो V1 प्लस V2 तो फाइनल वॉल्यूम हो गई, V1 प्लस V2 फाइनल वॉल्यूम हो गई। वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा M2V2, यानी कि फाइनल मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। और M1V1 इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल मोलैरिटी और इनिशियल वॉल्यूम। तो ये जो M1V1 वाला फॉर्मूला है ये और कुछ नहीं, यही फॉर्मूला है, इसे बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसी के अंदर एक और चीज देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ भी है M1V1 अपॉन में V1 प्लस V2। इसी के अंदर ये बोला जाता है कई बार कि जो वॉल्यूम है वो हमने n टाइम डाइल्यूट कर दिया, सॉल्यूशन को n टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। जैसे यहाँ पे लिखा है n फोल्ड डाइल्यूट कर दिया या फिर n टाइम डाइल्यूशन कर दिया। तो जब n टाइम डाइल्यूशन है ना तो आपको समझ जाना है जो फाइनल वॉल्यूम होगी वो n टाइम्स होगी इनिशियल वॉल्यूम के, बस इतना सा बात है। जैसे क्वेश्चन में बोला कि ना हमने फाइनली 10 फोल्ड या 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, तो इसका मतलब था कि वो फाइनल वॉल्यूम बता रहा है 10 इंटू इनिशियल वॉल्यूम जो भी होगी उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो फाइनल वॉल्यूम के बारे में आपसे बात बताना चाह रहा है। यहाँ पर जो बहुत कम लोग फॉर्मूला बताते हैं, और कम लोग क्यों बताते हैं भाई, क्योंकि एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन ये कुछ टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल इन द सेंस कि ये फॉर्मूला भी अगर आपको बताओ फॉर्मूला कैसे है, अगेन भाई हम डेरिवेशन कर सकते हैं लेकिन कोई कुछ खास मतलब नहीं है। वो डेरिवेशन छोटी थी इसलिए मैंने करवा दी थी, ये भी छोटी है लेकिन क्या नाम है, क्या फायदा करने का, कोई नीड नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हाँ, मैंने ये कहा कि ये वाला जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये आपको फॉर्मूला दे रखा होगा, मतलब ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट
फॉर्मूले के अंदर आप क्या रखोगे, वैल्यूज रखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन भाई PYQ ही है, प्रीवियस ईयर है, कौन से ईयर का ये तो मेरे को याद नहीं है, शायद 2011-12 के आसपास का है, बट हाँ ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और सेम मतलब कि आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहां आप सोच ही नहीं पाओगे करना क्या है, और जिस बच्चे ने अगर गलती से भी ये फॉर्मूला पढ़ रखा है इससे ज्यादा घुमा फिरा के नहीं देगा। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 90% अल्कोहल बाय वेट। तो सबसे पहले अच्छा ये फॉर्मूला तो बता दूं, ए का मतलब होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वेट होता है, ए का मतलब होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, डी का मतलब होता है डेंसिटी। सब आपको क्या नाम है CGS यूनिट के अंदर लेनी है, यानी कि आपको मिलीलीटर लेना है ना, ग्राम्स लेने हैं, लीटर वगैरह का कोई काम नहीं है। और V क्या हो गई बेटा, आपकी वॉल्यूम हो गई, सब ml में हो जाएगा। तो A1 क्या हो गया, इनिशियल वेट बाय वेट परसेंटेज। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 90% अल्कोहल बाय वेट, यानी कि A1 की वैल्यू हो गई बेटा आपकी 90%, D1 की वैल्यू हो गई 0.8, A1 D1, और क्या चाहिए था V1, मस्ट बी यूज टू प्रिपेयर 80 ml। अच्छा V1 नहीं पता, हमें V1 ही निकालना है, V1 क्या होगा, और क्या दे रखा है 80 ml, यानी कि V2 की वैल्यू दे दी 80 ml, 10%, यानी कि A2 की वैल्यू दे दी आपको 10%, और डेंसिटी दे दी D2 की वैल्यू दे दी आपको 0.9। अब बेटा कुछ नहीं है, A1 D1 V1 ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, इज इक्वल टू A2 D2 V2, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। 6 वेरिएबल थे, 5 दे रखे हैं बेटा, एक आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, V1 की वैल्यू आप निकाल लोगे और निकाल करके कमेंट करोगे कि आपका आंसर क्या आया। जिस भी बच्चे का सही आंसर होगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी बच्चों को पता चल सके कि किसका आंसर सही है। अब बेटा अगर आंसर निकालो, और आंसर निकालना जरूरी है, अगर आंसर निकालो तो आंसर निकाल करके कमेंट करना जरूर, ठीक है। चलो अगर कर लिया तो करते हैं अगले टॉपिक को स्टार्ट। अच्छा एक और है भाई, डाइल्यूशन के ऊपर एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि कौन कर पाएगा। ये आपका होमवर्क है, मैं इसे थोड़ा बहुत बस समझा देता हूँ। ये कह रहा है 1.11 ग्राम। अब देखो डायरेक्ट ऐसे नहीं होता ना कि डायरेक्ट हर बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो आपसे बोल रखा है कि 1.11 ग्राम आपने CaCl2 ले लिया और आपने 500 ml सॉल्यूशन बना लिया, 20 ml। अब ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन में से आपने 20 ml अलग से निकाला और उसको 10 फोल्ड डाइल्यूट कर दिया। देखो लिखा हुआ है ना डाइल्यूटेड 10 फोल्ड, और उसको आपने 10 फोल्ड डाइल्यूटेड कर दिया, यानी कि अब 20 मिलीलीटर की वो बन चुकी है 200 मिलीलीटर। अब आपको बताना है इस 200 मिलीलीटर का भी आप 2 मिलीलीटर अगर ले, इस 200 मिलीलीटर का भी 2 मिलीलीटर आप ले, तो उसमें क्लोरीन के आयंस कितने होंगे, उसमें क्लोरीन के आयंस कितने होंगे। अच्छा क्वेश्चन है भाई, और मैं बता रहा हूँ ये जो इतना घुमा फिरा करके बोल रखा है ना, इसको 20 ml ले लिया, फिर 20 को 10 फोल्ड कर दिया, 10 फोल्ड के बाद इतना बन गया, इतने के बाद उसमें से 2 मिलीलीटर लिया, कुछ काम का नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़े से अपने घुटनों का इस्तेमाल करोगे, ऐसे लिखते ना, अगर थोड़े से अपने घुटनों का इस्तेमाल करोगे तो आराम से आप इसका आंसर निकाल सकते हो भाई, ठीक है। चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ इसमें, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर सॉल्व करोगे तो मजा आएगा आपको, और इजी है ये क्वेश्चन, है ना। हिंट ये है कि ऑन डाइल्यूशन टोटल नंबर ऑफ solute moles remain constant या फिर सेम। अगर आप डाइल्यूट करोगे तो सोल्यूट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सोल्यूट जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा बेटा। ये हिंट है और इसी के ऊपर आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। उम्मीद है करोगे और करके कमेंट करोगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है। कमेंट करना जरूर है। चलो बेटा एक और टिपिकल टाइप का क्वेश्चन,
इसको बहुत सारे लोग सुपर ट्रिक करके बताते हैं कि अरे भाई ट्रिक है। हाँ ऑब्वियसली भाई क्या नाम है, ये फॉर्मूला एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस के लिए ही बनाया गया है, ये कोई ट्रिक नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूं ये कोई ट्रिक नहीं है, एक स्पेशल टिपिकल क्वेश्चन लिया गया, उसके हिसाब से एक फॉर्मूले को क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया और आपको ये वाला बन गया। कुछ अलग से ट्रिक नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगाना, और ये वाला फॉर्मूला हमारे नॉर्मल मोलैरिटी और मोलैलिटी के फॉर्मूले से आया है, कुछ भी नया नहीं है। तो इस वाले फॉर्मूले को लगाना और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आप चाहे इसे ट्रिक बोल लो, मेरे हिसाब से ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम सेम काम हमने रिपीट करके उसका एक फॉर्मूले के रूप में दे दिया। तो ये कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक का मतलब होता है कि सारे ही क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाए ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ट्रिक है, ट्रिक का मतलब है कि सारे क्वेश्चन में से सॉल्व हो जाए, लेकिन सारे क्वेश्चन में से सॉल्व नहीं होंगे, ये बस इसी टाइप के क्वेश्चन जो ये दे रखे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये कोई खास ट्रिक नहीं है, लेकिन अगेन भाई है तो है। चलो भाई देखो यहाँ पर हमें ये वाला जो फॉर्मूला दे रखा है, हमें फॉर्मूला क्या कर लेना है, याद कर लेना है। फॉर्मूला हमें याद कर लेना है। यहां पर हमें मोलैलिटी, मोलैरिटी, डेंसिटी, ये तीनों टी वाई के बीच में क्या दे रखा है बेटा, रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। किसके बीच में, मोलैलिटी, मोलैरिटी और डेंसिटी के बीच में हमें रिलेशन दे रखा है। और देखो कैसे रिलेशन दे रखा है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, फटाफट से देख लेते हैं 1 सेकंड के अंदर। हमें देखो फॉर्मूला था एम मतलब तो छोटा एम मतलब तो होता है मोलैलिटी, नहीं पता है तो लास्ट लेक्चर देख करके आ जाओ, उसमें मैंने बता रखा है। एम मतलब तो हो गया मोलैलिटी। उसके बाद हमें दे रखा था कैपिटल एम का मतलब होता है मोलैरिटी, नहीं देख रखा तो जाकर के देख आओ। अब उनमें डी मतलब क्या होता है, डेंसिटी। याद रखना डेंसिटी जो आपको लेनी है ये ग्राम पर लीटर में लेनी है, केजी पर लीटर में नहीं लेनी, ग्राम पर लीटर में लेनी है। याद रखना इस बात को। तो डेंसिटी हो गई, डी मतलब डेंसिटी हो गया, माइनस एम मतलब तो सबको पता ही था, एम मतलब क्या था, मोलैरिटी। इनटू में एम एस करना है, एम एस मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम एस मतलब क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इनटू में कर देना बेटा 1000 और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे भाई क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा। हमें एक मोलैलिटी निकालनी थी, यानी कि एम की वैल्यू निकालनी है। ओके, एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी मोलैरिटी है 2 मोलर, यानी कि ऊपर मोलैरिटी रखेंगे तो 2 ऊपर रख दिया। डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। अगर बेटा मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे, और अगर मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड करा तो 1000 ऊपर चला जाएगा। यानी कि अगर मैं इसे लीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसे क्या करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरा आंसर ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। तो डेंसिटी की वैल्यू हो गई बेटा 1200, 1.2 इंटू 1000 1200, माइनस में मोलैरिटी हो गई 2 और मोलर मास सोल्यूट का, तो ये बेटा आपको इथेनोइक एसिड दे रखा है, इसका मोलर मास हो गया 24 जमा 4 जमा 32, 28 और 32 28 60 है ना। तो मोलर मास हो गया इसका 60। तो ये हो गया 2 अपॉन में 1200 माइनस में 120, ये आ गया। अच्छा ऊपर 1000 भी तो है बेटा, मैं भी कहूँ इतना कम कैसे आ रहा है ना। तो ये हो गया बेटा आपका 2000 अपॉन में ये हो गया 1200 में से सो गए 1100 और 1080, 10 से 10 कट गई, ये आपका आंसर आ गया 200/108। काट देना, आंसर आ जाएगा। जो कैलकुलेशन करके आपका आंसर आएगा बेटा वो इजीली आपको पता चल जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी इसके अंदर, अगेन इजी सा टॉपिक है। जितने भी आज सारे टॉपिक है हमारे वो लप्पू से ही टॉपिक है, छोटे से, तो आराम से कर लेना इन्हें सॉल्व। आंसर इसका भी निकाल लेना और कमेंट करके बता देना। अगेन बहुत सारे कमेंट करने होते हैं आपको जब हमारा लेक्चर चलता है। तो चलो अब बात करते हैं अगेन स्पेशल टाइप। देखो आज की क्लास में ना हमारे टॉपिक बहुत छोटे छोटे थे और ये सारे वो टिपिकल टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर आया तो फिक्स टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ भी अलग से नहीं है। क्या बता रखा है भाई, टॉपिक है हमारा परसेंटेज लेबलिंग इन ओलियम। तो सबसे पहले तो बच्चों के मन में क्वेश्चन, सर ओलियम किसे कहते हैं?
तो H2SO4 प्लस में SO3 या फिर H2S2O7, इन दोनों में से कुछ भी बोल लो, ये फॉर्मूला होता है ओलियम का। तो ओलियम के केस में यहाँ पर भी देखो, नीट वाले तो बेशक से भाई इसे छोड़ ही दो, नीट में नहीं पूछेगा। जेई मेंस में भी क्या नाम है पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं। आजकल एनसीईआरटी ओरिएंटेड पेपर काफी बन रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। हाँ, जेई एडवांस का मैं बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल क्या, उसके लिए ही टॉपिक बने हुए हैं, तो वहां तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन जेई मेन वाले भी इसे करके ही जाए, ठीक है। नीट वाले इसे छोड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओलियम की बात करते हैं। यहाँ पर ना कुछ ऐसे परसेंटेज दे रखी होती है, जैसे भाई यहाँ पर 109% दे रखा है, 100 प्लस x परसेंटेज आपको कुछ दे रखी होगी। ये जो x होता है, इस x का मतलब है कि अगर मेरे पास 100 ग्राम ओलियम है, अगर मेरे पास 100 ग्राम ओलियम है, यानी कि H2SO4 प्लस में SO3 है, 100 ग्राम मेरे पास ये दोनों चीजें मिलाकर के हैं, तो SO3 को H2SO4 में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो कितने ग्राम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल परसेंटेज लेबलिंग ये बताता है। दोबारा सुन लो भाई, देखो परसेंटेज आपको दे रखी होगी ओलियम की। पहले तो बात, ओलियम किसे कहते हैं? ओलियम होता है H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर, इसके मिक्सचर को ओलियम कहा जाता है। अब मैंने कहा कि अगर मैंने ओलियम लिया 100 ग्राम और परसेंटेज दे रखी है मेरे को 109 ग्राम, या फिर मान लो परसेंटेज दे दी मेरे को 118 ग्राम, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि भाई देखो 118 परसेंटेज, सॉरी, इसका मतलब ये था मेरे को 18 ग्राम वाटर की रिक्वायरमेंट है, 18 ग्राम वाटर की रिक्वायरमेंट है कि जो SO3 प्रेजेंट है सैंपल के अंदर, ओलियम के सैंपल में जो SO3 प्रेजेंट है उसको मैं H2SO4 में कन्वर्ट कर दूं। ये एक 100 ग्राम सैंपल था, इसमें मान लेते हैं x ग्राम मेरा SO3 है, सॉरी x कह रहा हूं, y ग्राम मेरे पास SO3 है, और 100 माइनस y ग्राम मेरे पास H2SO4 है। अगर मैं SO3 में पानी मिला देता हूं, वाटर ऐड कर देता हूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को H2SO4 मिल जाएगा। तो मैं यही पूछ रहा, ओलियम के जो परसेंटेज लेबलिंग होती है इसका मतलब यही होता है कि कितने ग्राम वाटर की रिक्वायरमेंट है कि इस SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्वेश्चन से समझते हैं। आपको ये निकालना था, फ्री मास ऑफ SO3 निकालना था। आपको ये निकालना है कि 100 ग्राम का सैंपल है जिसका परसेंटेज लेबलिंग 109% दे रखी है, ओलियम सैंपल। इस 109 का मतलब क्या हो गया? 9 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है, 9 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है, ठीक है। सर SO3 H2SO4 कैसे बनेगा? तो मैंने कहा देखो SO3 प्लस H2O वाटर मिला दिया तो क्या बन गया भाई? ये बन गया आपका H2SO4। चेक कर लो, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है सर। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके 1 मोल को, वाटर का 1 मोल स्टोइचियोमेट्री नॉर्मल, 1 मोल SO3 को 1 मोल वाटर की रिक्वायरमेंट है ताकि वो क्या, किस में कन्वर्ट हो सके? H2SO4 में। इसका मतलब ये, मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूं कि 1 मोल H2O 1 मोल SO3 के साथ रिएक्ट करता है ताकि वो H2SO4 बना सके। अब 1 मोल का मतलब 18 ग्राम जब वाटर का होगा तो वो, इसका मोलर मास कितना होता है? 32, 48, 48, 32, 80, 80 ग्राम SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा। अगर मेरे पास 18 ग्राम वाटर होगा, स्टोइचियोमेट्री है भाई, ये स्टोइचियोमेट्री वाला लेक्चर देख लेना अगर ये वाली बात समझ में नहीं आ रही तो। अगर 18 ग्राम वाटर होगा तो वो 80 ग्राम SO3 को किस में कन्वर्ट कर देगा? आपका H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब मेरे को रिक्वायरमेंट थी 9 ग्राम, तो जब 18 ग्राम होता है तो 80 ग्राम SO3 को कन्वर्ट करता है H2SO4 में। तो अगर मेरे पास 9 ग्राम है तो 40 ग्राम SO3 को कन्वर्ट करेगा H2SO4 में। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला, अगर मेरे पास 100 ग्राम ओलियम था, ओलियम मतलब H2SO4 प्लस में SO3,
अगर 100 ग्राम H2S 100 ग्राम ओलियम का सैंपल था तो उसमें SO3 मेरे पास 40 ग्राम था और 60 ग्राम मेरे पास क्या था बेटा आपका H2SO4 था। यही निकालना था, फाइंड द मास ऑफ फ्री SO3। तो फ्री SO3 कितना है बेटा आपका 40 ग्राम। नहीं समझ में आया तो एक बार लेक्चर को दोबारा देख लेना, फिर भी ना समझ में आए तो भाई देखो जेठ तो मैं तुम्हारा लगता नहीं हूँ, है ना, तो कमेंट कर देना या कमेंट कर देना और बता देना कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, तो हम अलग से वीडियो बना देंगे, है ना। स्टार्टिंग में ऐसा करना होता है, दिस इज नॉन एज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, है ना। अब भी समझोगे कभी ना कभी, हाँ। तो बता देना मेरे को कि अगर समझ में ना आए तो बता देना। चलो अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। आज का शायद ये सेकंड लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन अगेन बेटा टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है, आया तो एज इट इज क्वेश्चन उठ करके आ जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करोगे, आपका आंसर 2 मिनट में आपके हाथ में आ जाए। देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप फॉर्मूले लगा करके डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, उसके अंदर घुमा फिरा करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आया तो यही आया, है ना। तो ये जो आज के टॉपिक है वो ऐसे ही हैं। जो लास्ट लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी है वहां पे कोई फिक्स फॉर्मूले नहीं है कि भाई आपने ये लिख दिया तो पत्थर की लकीर हो गई, या उससे पहले वाले लेक्चर देख लो। आज के जो हैं ये फिक्स हैं कि यही फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है, यही लगा करके हमारा आंसर आएगा। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ के ऊपर। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ का भाई मतलब होता है इट मींस ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जिसे हम लीटर में लेंगे, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 लीटर ऑफ सच सैंपल। अगर मेरे पास 1 लीटर H2O2 है, अगर मेरे पास 1 लीटर H2O2 है तो मैं इससे कितनी, अब एक लीटर H2O2 का सैंपल है, 1 लीटर H2O2 नहीं है, 1 लीटर H2O2 का सैंपल है, मतलब कि 1 लीटर में H2O2 भी होगा और इसके साथ और कुछ कंपोनेंट्स भी होंगे और कुछ सब्सटेंसेस भी होंगे। तो 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन के अंदर कितनी ऑक्सीजन मेरे को मिलेगी, कितने लीटर ऑक्सीजन मेरे को मिलेगी, दिस इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, H2O2 अगर आपको थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हो तो यहाँ पे देखो इक्वेशन दे रखी है कि H2O2 टूट जाता है किसमें, वाटर में और हाफ ऑक्सीजन के अंदर। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बेटा याद कर लेना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है 11.35 इंटू मोलैरिटी। अगेन कैसे आया कोई नहीं पूछ रहा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं पता, जेई मेंस और जेई एडवांस, नीट के लिए भी ये नहीं है, नीट में भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आजकल तो बहुत ही रद्दी हो चुका है नीट। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज इक्वल टू 11.35 इंटू मोलैरिटी। 11.35 इंटू मोलैरिटी, फॉर्मूले की शीट बना लो, याद कर लो। देखो क्या बोल रखा है, आपको निकालना था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालनी है 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन की। तो बेटा स्ट्रेंथ कितनी दे दी, स्ट्रेंथ आपको दे दी 10 वॉल्यूम। निकालना क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नहीं पता तो जा करके शायद इससे 2 लेक्चर पहले, है ना, जहां कंसंट्रेशन टर्म वाला लेक्चर पढ़ा है, लास्ट ही तो लेक्चर है, हाँ लास्ट लेक्चर जा करके देख लेना, उसमें बताया मैंने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को हम वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे इनटू में 100 करेंगे तो मेरे को परसेंटेज वेट बाय पता चलेगा। परसेंटेज क्या पता चलेगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पता चलेगा। ठीक है सर। अब भाई देखो इसे करते हैं हम, हमें क्या बोल रखा था, स्ट्रेंथ दे रखी थी, तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.35 इंटू मोलैरिटी, 11.35 इंटू मोलैरिटी। ठीक है, यहां से आ जाएगा मोलैरिटी आपका 10 अपॉन में 11.35। अगर बच्चों आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें अपना दिमाग तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, एक सेकेंड, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात, आप सही कह रहे हो, मैंने कहा माननी ही पड़ेगी वो तो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे बोल सकते हैं? क्या मैं इसे गिवन मास अपॉन में मोलर मास बोल सकता हूं? भाई मोल्स को गिवन मास अपॉन में मोलर मास मैंने बोल दिया, क्या दिक्कत है? मोलर मास। तो अगर मैं यहां से गिवन मास अपॉन वॉल्यूम निकालना चाहता हूं, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम निकालना था मेरे को, तो गिवन मास बाय वॉल्यूम निकालना चाहता हूं तो क्या कर दूंगा? m इंटू मोलर मास कर दूंगा, m इंटू मोलर मास कर दूंगा। तो यहां से m की वैल्यू आपको आ ही चुकी है, मोलर मास आपके H2O2 का निकाल ही लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा सुनो, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी गलती करी है और मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं। हिंट ये है, नहीं छोड़ो, नहीं हिंट दे देते हैं। हिंट दे रहा हूं, मेरे को किसी चीज को मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना था। हिंट है, मेरे को किसी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना था। आपको बताना है कि मेरे को क्या करना था, मल्टीप्लाई या डिवाइड, और करना था तो किस नंबर को करना था। यू से स्टार्ट होता है वो वर्ड जिसे मेरे को क्या नाम है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। बता सकते हो कमेंट करके भाई, नहीं तो ठीक है, आपको समझ में तो आ ही गया, बता देना। अगर नहीं पता चले तो भी बता देना, फिर मैं बता दूंगा आपको कमेंट करके कि मैंने किस चीज को मिस करा है। बताऊं क्या? अरे बेटा मैंने यूनिट को कन्वर्ट नहीं करा था, ठीक है। मेरे को लेना होता है मोलैरिटी के अंदर, मिलीलीटर में नहीं, किस में लेना पड़ता है, लीटर के अंदर लेना पड़ता है, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास, और अगला टॉपिक है आज का इडियोमेट्रिक। चलो तो बच्चों, इडियोमेट्रिक को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इडियोमेट्री। इडियोमेट्री भी भाई अगेन बहुत आसान है। इसमें कुछ हमने पोस्टुलेट्स हैं या फिर हमने कुछ बातें एज्यूम कर रखे हैं और उसके ऊपर क्या नाम है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन भाई जेई एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक। और तो इडियोमेट्री करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इडियोमेट्री के अंदर कुछ बातें हम मान के पहले से ही चलते हैं। क्या मानते हैं कि जो सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम्स होती हैं वो क्या होती है, नेग्लिजिबल होती हैं। साफ सीधी बात, सॉलिड ऐसा मान के चलेंगे, सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, इग्नोर मारा जा सकता है। इसके अंदर हम ये मानते हैं जो एयर होती है वो सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होती है, उसमें और कुछ नहीं होता। एयर जो होती है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होती है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है इडियोमेट्री, सारी बात करेंगे, सारा डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक बार बस ये पोस्टुलेट समझ लो। तीसरा था, नाइट्रोजन गैस को हम नॉन रिएक्टिव गैस में कंसीडर करते हैं, क्योंकि अब अगेन लॉजिक है तो करेंगे लॉजिक के ऊपर बात, बट उससे पहले समझ लो क्या है भाई, सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम क्या होती है, नेग्लिजिबल होती हैं। एयर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है, नाइट्रोजन आपकी नॉन रिएक्टिव गैस होती है। चलो आ जाते हैं इडियोमेट्री के ऊपर। और इडियोमेट्री का मतलब होता है भाई, हम किसी अननोन हाइड्रोकार्बन या और किसी सब्सटेंस का फॉर्मूला पता करने की कोशिश करते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था। हम किसी अननोन सब्सटेंस जैसे कि हाइड्रोकार्बन, उसका फॉर्मूला पता करने की कोशिश करते हैं इडियोमेट्री के अंदर कि इस सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या था। अब इसके अंदर भाई देखो, जब कोई रिएक्शन होगी तो सॉलिड और लिक्विड भी बनेंगे, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं गैसेस को कंसीडर करके करते हैं ये रिएक्शन। ये जो मेथड है ये गैसेस को कंसीडर करके किया जाता है। अगर गैसेस को कंसीडर में लेकर के किया जाता है तो गैसेस के मुकाबले सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम क्या हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। इसलिए हमने वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड की नेग्लिजिबल मान दी। अब 22% एयर में ऑक्सीजन है और लगभग आपका 75% के आसपास, 75-76% के आसपास आपका नाइट्रोजन है। लगभग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपके 97-98% के आसपास वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एटमॉस्फेयर की। तो हम कहते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि एयर में सिर्फ क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन को नॉन रिएक्टिव इसलिए माना था क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में ही रिएक्ट करती है। आओ भाई समझते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर हम एक रिएक्शन करवाते हैं।
रिएक्शन के अंदर यहां से गैस बनेगी, गैस इस पाइप के थ्रू यहां जाएगी और यहां से फिर ये इडियोमेट्रिक ट्यूब के अंदर चली जाएगी। इडियोमेट्रिक ट्यूब में जाने के बाद जो गैसेस होगी वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी और जो जितनी गैस यहाँ पर बढ़ती जाएगी उतना ही पानी यहाँ से क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अच्छा, एक चीज और भाई, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो क्या करता है, गैस को एब्जॉर्ब करता है। गैस को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और अपनी वॉल्यूम को बढ़ा लेगा। अब किसी के पास भाई, किसी की वॉल्यूम थी 10 मिलीलीटर, उसमें मैंने 2 मिलीलीटर गैस डाल दी तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, 12 मिलीलीटर हो गई ना। तो यहाँ पर ऐसे सब्सटेंस रखे रहते हैं लिक्विड के अंदर, यहाँ पर ऐसे सब्सटेंस रख दिए जाते हैं जो गैसेस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सर कौन कौन से सब्सटेंस रखे जाते हैं, कौन कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड SO2 और Cl2 को एब्जॉर्ब करने के लिए। अमोनिकल क्यूप्रिक क्लोराइड ये करा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। ट्रिपेंटाइन ऑयल ये करा जाता है O3 को। तो मतलब यहाँ पर आप इसे पढ़ लेना, याद करने की कोई खास जरूरत है नहीं। बस हाँ ये है KOH जरूर याद कर लेना कि जो KOH होता है वो CO2, SO2 और Cl2 को क्या करता है, अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब भाई उसने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, मेनली हम CO2 ही पढ़ेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो भी CO2 के ऊपर ही आएंगे। तो CO2 को जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया अपने ऊपर तो उसकी खुद की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, और CO2 की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितनी वॉल्यूम CO2 की या फिर टोटल गैसेस की कम हुई है, हमें समझ में आ जाएगा कि भाई CO2 उसने इतनी एब्जॉर्ब करी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा, यहाँ से टोटल रिएक्शन जब हो चुकी थी तो जितनी गैसेस यहाँ पर थी टोटल, या फिर यहाँ पे सोच लो जितनी गैसेस टोटल यहाँ पर थी वो थी, मान लेते हैं 200 मिलीलीटर। कुछ देर के बाद जब KOH आया तो यहाँ पर गैसेस बच गई 150 मिलीलीटर। तो 50 मिलीलीटर कहाँ चली गई, वो जो गैस थी जिसमें CO2 था 50 मिलीलीटर कहाँ चली गई, तो 50 मिलीलीटर KOH ने एब्जॉर्ब कर ली। तो मेरे को पता चल गया जो 200 मिलीलीटर गैसेस का मिक्सचर है उसमें से 50 मिलीलीटर CO2 है। एक क्वेश्चन करते हैं, उसी से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो 20 मिलीलीटर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, भाई अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझ लो, आराम से समझ में आ जाएगा। और जो मैंने एक बार POAC करवाया था, याद होगा मैंने एक बार करवाया था POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, पहले पढ़ लेना, पहले के लेक्चर में पढ़ा रखा है, देख लो काम आ गया यहाँ पर आपके। देखो 20 मिलीलीटर गैसियस हाइड्रोकार्बन, हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन था, किस फॉर्म में था, गैसियस था, अच्छी बात है। इसको कंप्लीटली बर्न कर दिया। अब हाइड्रोकार्बन है तो हम जैसे मान ले भाई CXHY, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ बर्न करवा दिया। ये था 20 मिलीलीटर और ऑक्सीजन थी 160 मिलीलीटर। तो यहां पर CO2 और वाटर बनते हैं, भाई ये तो सभी को पता होगा, CO2 और वाटर बनते हैं, ठीक है सर। तो जो गैसेस बनी टोटल, द रिमेनिंग गैसेस, मतलब रिएक्शन होने के बाद जो गैसेस बची वो थी 140 मिलीलीटर। गैसेस कितनी बची, 140 मिलीलीटर। पहले क्या था, इनिशियल, ये 0 था, ये 0 था, ये थी इनिशियल कंडीशन। रिएक्शन होने के बाद ये 20 मिलीलीटर तो कंप्लीटली खत्म हो चुका है, क्योंकि लिखा हुआ है कंप्लीटली बंद करवा दिया। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि O2 भी खत्म हो गया हो, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हाइड्रोकार्बन है कौन सा। आपको फॉर्मूला बताना है हाइड्रोकार्बन का क्या होगा। तो हमने कहा देखो भाई सिंपल सीधी सी बात है, 20 मिलीलीटर ये था, 160 मिलीलीटर ये था, कुछ टाइम के बाद क्या होगा बेटा, 140 मिलीलीटर। रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन जब कंप्लीट हो गई तो टोटल वॉल्यूम जो बची वो थी 140। अब वो जो 140 थी इसमें कौन कौन होगा भाई, CO2 की वॉल्यूम होगी, प्लस में ये तो कंप्लीटली खत्म हो चुका है तो इसकी तो वॉल्यूम होगी ही नहीं कुछ, इसकी वॉल्यूम बची होगी। वाटर तो लिक्विड स्टेट में होता है तो इसकी वॉल्यूम भी कुछ नहीं होगी, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड को तो हम क्या मान के चलते हैं पहले ही बेटा, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो बेटा CO2 की वॉल्यूम होगी और वॉल्यूम किसकी होगी, O2 की। हमें आगे बोला गया दिस वॉल्यूम बिकम्स 100 मिलीलीटर। कुछ देर के बाद ये वॉल्यूम कितनी रह गई, तो 100 मिलीलीटर रह गई। कब रह गई, जब हमने इसे KOH के साथ एब्जॉर्ब करा दिया, KOH के साथ ट्रीट कर दिया।
यानी कि CO2 और O2 का मिलाकर के 140 मिलीलीटर थी वॉल्यूम, लेकिन इस 140 मिलीलीटर को जब मैंने KOH के साथ रिएक्ट करवाया तो ये रह गई 100 मिलीलीटर। तो बेटा 40 मिलीलीटर कहाँ गई? तो 40 मिलीलीटर सर KOH ने एब्जॉर्ब कर ली। KOH क्या एब्जॉर्ब करता है? तो सर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूंगा 160 मिलीलीटर जो 140 मिलीलीटर जो रिएक्शन होने के बाद गैस बनी, उसमें 40 मिलीलीटर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड थी और 100 मिलीलीटर आपकी ऑक्सीजन थी। 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन थी और 40 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड थी। और अगर ये वाली बात सही है आपकी, तो इसका मतलब है इनिशियल ऑक्सीजन कितनी थी? इनिशियल, बेटा टिपिकल क्वेश्चन है ना, एक बार समझ लोगे समझ में आ जाएगा, नहीं समझोगे भाई कोई बात। इनिशियल जो ऑक्सीजन थी वो थी 160 मिलीलीटर। रिएक्शन होने के बाद जो बची हुई ऑक्सीजन है वो 100 मिलीलीटर। तो कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है? तो 60 मिलीलीटर ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करी है, 100 मिलीलीटर तो अनरिएक्टेड रह गई थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि फॉर्मूला पता लगाना है। फॉर्मूला था CxHy प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। रिएक्शन बैलेंस हम कर भी नहीं सकते जब तक हमें x और y की वैल्यू नहीं पता चलेगी, हम इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते। या तो फिर वो XY वाला फॉर्मूला लगा के करो, है ना, जो आपका फॉर्मूला आता है हाइड्रोकार्बन की बर्निंग को जलाने के लिए, वो वाला, तो वो स्टेचोमेट्री से हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब नहीं पता है तो क्या नाम है, POC का इस्तेमाल कर लो, विदाउट स्टेचोमेट्री का इस्तेमाल कर लो। स्टेचोमेट्री से आप खुद ट्राई कर लेना। देखो अब हम लगाते हैं POAC, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर के मोल्स में होंगे उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इधर के मोल्स में भी होंगे। तो देखो भाई, हमने कहा एक मोल के अंदर x एटम है कार्बन के, इनटू में मोल्स ऑफ CxHy इज इक्वल टू CO2 के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, यानी कि 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। ये दोनों क्या आने चाहिए भाई? इक्वल आने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स हमने क्या कर दिए? इक्वल कर दिया। अब भाई देखो यहाँ पर x इंटू मोल्स कैसे निकालेंगे? NTP है ना, तो 20 अपॉन में 22.7 करोगे इज इक्वल टू, मोल्स आ गए ना, वॉल्यूम अपॉन में 22.7 NTP के ऊपर है, STP पर होता है तो 22.4 कर लेते, इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। CO2 कितना है भाई? CO2 है आपका, CO2 कितना था? हाँ 40 था, अभी तो निकाला, अपॉन में 22.7। 22.7 से तो दोनों ही तरफ ही कट रहा है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी बेटा एक बात याद रखना, जब हम यहाँ लेते हैं तो जब हम मोल्स का कंपैरिजन कराते हैं तो हम मिलीलीटर के अंदर डायरेक्टली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मिलीलीटर है ना, इसे लीटर में भी कन्वर्ट करना होता अगर आप 22.7 से करते तो। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा 2, x की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब जो कार्बन है वो है 2। अब भाई 3 फॉर्मूले बन सकते हैं हमारे पास, C2H6 यानी कि इथेन, C2H4 यानी कि इथीन, और C2H2 यानी कि इथाइन। इन तीनों में से कौन सा होगा? तो इसके लिए आपको हाइड्रोजन की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो सेम तरीके से हाइड्रोजन भी पता कर लो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। हाइड्रोजन पता करते हैं। हाइड्रोजन कैसे पता चलेगा सर? हाइड्रोजन पता चलेगा, हाइड्रोजन देखो ये रहा, और इस वाले में हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे y इंटू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी मोल्स ऑफ CxHy इज इक्वल टू, इसके एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है तो हम लिखेंगे 2 इंटू मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2 ये लिखेंगे। हाँ सर ये लिखेंगे। मैंने कहा y इंटू मोल्स ऑफ, इसके मोल्स की जगह पे मैं मिलीलीटर लिख रहा हूँ ना, तो 20 इज इक्वल टू 2 इंटू, सर मोल्स ऑफ वाटर तो हमें दे ही नहीं रखा। अब हमें, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पर लेके आया हूँ भाई, ताकि आपको ये पता चले कि जब अटक जाओ तो रुकना नहीं है। मोल्स ऑफ वाटर हमें नहीं पता थे, तो पहले हमें मोल्स ऑफ वाटर निकालने पड़ेंगे। सर मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेंगे? मैंने कहा देखो,
हमें ये निकालना है। हाइड्रोजन निकालने की कोशिश कर रहे थे तो हाइड्रोजन से तो हम अटक गए थे, ऑक्सीजन से निकालने की अब कोशिश कर लेते हैं। तो पहले अब हम करेंगे ऑक्सीजन से, ठीक है। तो क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं, फॉर ऑक्सीजन, क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं, 2 into moles of O2 is equal to 2 into moles of CO2 प्लस में 1 into, ऑक्सीजन की बात हो रही है ना, मोल्स ऑफ वाटर, 2 into, भाई ऑक्सीजन के कितने मोल्स ने या कितने वॉल्यूम ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा था। तो भाई देखो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या बताया था कि 160 मिलीलीटर जो मैंने ऑक्सीजन ली थी, 100 मिलीलीटर तो रह गई थी, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कितने ने करा था, 60 मिलीलीटर। तो मोल्स ऑफ O2 यूज्ड कितने हो गए, 60। 2 into मोल्स ऑफ CO2 कितना था, 40, प्लस में 1 into मोल्स ऑफ वाटर, या फिर यहां से अब तो मोल्स का मतलब हो गया वॉल्यूम निकलेगी, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर या फिर मोल्स ऑफ वाटर, जो मर्जी कर लो भाई, मोल्स ऑफ वाटर किसके बराबर, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 120, तो 120 में से 80 गए 40, तो बेटा यहां से जो हमारा आंसर आएगा, मोल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे हमारे पास 40। कितने आ गए मोल्स ऑफ वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर आ गए 40, तो यहाँ पे रख दिया हमने 40। अब देखो क्या बचेगा, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट यार, हटना गया, हाँ ठीक है, यहाँ पर बच जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो गया 2 पर y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो ये बन गया C2H4, यानी कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन था वो था बेटा आपका इथीन। इस तरीके से इडियोमेट्री का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो बेटा। अगर आपको कंफ्यूजन लगी होगी तो इसलिए लगी होगी क्योंकि ये लेंथी हो गया था, लेंथी नहीं था, समझाने में टाइम लग गया, ठीक है। तो एक बार इसे अच्छे से बार बार रिपीट करके देख लेना। अगर आप 1-2 बार इसे रिपीट करके देख लोगे तो कोई बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आपको मैंने एक एक स्टेप समझाने की कोशिश करी है, अगर समझ में आया हो आपको और लग रहा है कि क्या नाम है, जो एफर्ट यहाँ से डाले जा रहे हैं वो क्या नाम है अच्छे हैं, तो क्या कर सकते हो, जितने क्वेश्चन मैं पूछूं उसको बस कमेंट के अंदर बता देना। मैं कुछ नहीं कह रहा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो वगैरह, वो आपकी इच्छा है, श्रद्धा है। बस मैं ये सिंपल सा इतनी बात कहूंगा कि अपने आंसर्स निकाल करके कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने कमेंट करा तो ये पता चलेगा कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हो और यहाँ से अप्रिसिएशन मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त, सही लिखा है ना, समाप्त, हाँ ठीक है, फिनिश। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।